हेलो एंड नमस्ते। द प्रोसिक्यूटर्स प्रपोजल बीएल सीरीज थर्ड और फोर्थ एपिसोड के हिंदी एक्सप्लेनेशन में आप सबका स्वागत है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं रिकैप। फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में हमने क्या देखा। कहानी की शुरुआत होती है एक 15 साल पुराने मर्डर केस से। एक बड़े कसीनो मालिक की हत्या हो जाती है और उसी की वजह से दो मासूम जिंदगियां पूरी तरह बदल जाती है। एक है प्रोसिक्यूटर जू जो जिसका मर्डर हुआ है उसका बेटा है, और दूसरा है ली चेहा जिसके पापा पर मर्डर करने का शक है। फिर वक्त बीतता है और कहानी पहुंचती है प्रेजेंट टाइम में। ली चेहा अब एक इन्वेस्टिगेटर बन चुका है, लेकिन आज भी वो मर्डरर्स सन होने का बोझ अपने साथ लिए जा रहा है। वहीं प्रोसिक्यूटर जू एक कोल्ड और रूथलेस प्रोसिक्यूटर है जिसे क्रिमिनल से नफरत है, और शायद सबसे ज्यादा नफरत ली चेहा से है। अब जब प्रोसिक्यूटर जू के अंडर पे ली चेहा को जॉब मिलता है वो तो बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन फिर इस बात पर उसके सीनियर्स उसकी बड़ी बुली करते हैं। लेकिन ली चेहा किसी की परवाह किए बगैर प्रोसिक्यूटर जू को ज्वाइन करता है। हाँ, प्रोसिक्यूटर जू का असिस्टेंट सॉन्ग बताता है कुछ भी हो जाए ली चेहा प्रोसिक्यूटर जू को उसके पर्सनल लाइफ के बारे में कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन कहानी में आता है एक दिल तोड़ देने वाला ट्विस्ट। ली चेहा प्रोसिक्यूटर जू को सीक्रेटली एडमायर करता है, जबकि प्रोसिक्यूटर जू उसे नफरत की नजरों से देखते हैं क्योंकि वो उसकी असली पहचान जानते हैं। और फिर गुस्से में ली चेहा से कहता भी है मैं तुम्हारे साथ जैसा भी सलूक करूँ तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। मगर ली चेहा कहता है वो एक मर्डरर का बेटा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसिक्यूटर जू उसे कम समझे। तो प्रोसिक्यूटर जू पूछता है फिर ली चेहा यहाँ क्यों है, जबकि उसे अच्छे से पता है उस जैसे लोगों से वो सख्त नफरत करता है। ली चेहा कहता है क्योंकि वो भागना नहीं चाहता, बल्कि यूँ कहो कि भागने के लिए उसके पास कोई वजह नहीं है। हाँ, वो ली गिलियोंग का बेटा जरूर है, लेकिन उससे पहले वो ली चेहा है प्रोसिक्यूटर जू का इन्वेस्टिगेटर। रही बात प्रोसिक्यूटर जू अगर उसे पसंद नहीं करते तो कर दे फायर उसे, लेकिन वो खुद से रिजाइन नहीं करने वाला। तो अब प्रोसिक्यूटर जू भी चैलेंज करता है, फिर देखते हैं कौन पहले हार मानता है। और फिर ये कहकर चला जाता है कि उसे याद है ना, एक हफ्ते के अंदर वो सारे फाइल्स पढ़ेगा और रिपोर्ट देगा। अब अगले दिन सुबह प्रोसिक्यूटर जू पहुंच जाता है मेमोरियल। यहाँ वो वून सोयोन के डेथ एनिवर्सरी में आया हुआ है, और यहाँ हमें फ्लैशबैक के जरिए 2020 में ले जाया जाता है, जहाँ पर सबसे छुपकर वून प्रोसिक्यूटर जू को ओशो ग्रुप कैसीनो होटल का करप्शन केस का फाइल थमाती है, ये कहते हुए कि इसका कांग वुशुंग केस से जरूर कोई रिश्ता है। दरअसल कांग वुशुंग के वजह से ही ओशोंग का होटल बिडिंग हाथ से चला गया था, और कांग वुशुंग के मरने के बाद ओशोंग कंस्ट्रक्शन ने ये बिडिंग जीत ली। वैसे जू को पता है ना कांग वुशुंग कैसीनो का फर्स्ट बॉस था, तो यहाँ जू कहता है लेकिन असली गुनेगार तो उनका फ्रेंड और ड्राइवर था ली गिलियोंग, उसी ने तो कांग वुशुंग को मारा। तो यहाँ वून बताती है ली गिलियोंग का बेटा ही एविडेंस के तौर पर एक डायरी लिखकर सबमिट किया था। आज मेरे पापा बहुत खुश दिख रहे हैं क्योंकि अंकल वुसुंग ने उन्हें बोनस में 1 मिलियन वोन दिया है। यहाँ पर जू वून से पूछता है क्या ली गिलियोंग के बेटे की इस डायरी पर भरोसा कर सकते हैं। अब भला एक मर्डरर के बेटे पर यकीन ही कौन करेगा। यून कहती है कि पुलिस और प्रोसिक्यूटर ने भी कहकर उसके बेटे के सबूतों को नकार दिया, लेकिन तब क्या अगर उसका बेटा सच कह रहा हो तो। जिस ली गिलियोन को महीने का 3 मिलियन मिलता था, भला वो 1 मिलियन के लिए अपने ही बॉस का मर्डर क्यों करेगा। मगर प्रोसिक्यूटर जू का कहना है कि केस को सॉल्व सबूतों के आधार पर किया जाता है, इंस्टिंक्ट के बलबूते पर नहीं। लेकिन वून जब कहते हैं नहीं उसे तो कुछ बड़ी गड़बड़ लग रही है, इसीलिए वो अभी के अभी ली गिलियोन और कान बुसुक्स दोनों के बेटों से मिलेगी। तो यहाँ पर जू ये कहकर वून को रोक लेता है कि उनके बच्चों से वो डील कर लेगा। अब इसके बाद प्रोसिक्यूटर जू लग जाता है ली चेहा के खोजबीन में। जब उसे पता चलता है कि ली चेहा पुलिस ज्वाइन किया है तो बड़बड़ाता है किस बेसिस पे इस बंदे को लगता है कि इसका बाप बेगुनाह है, या तो ये ली चेहा सच में बेशरम है या तो बहुत बड़ा बेवकूफ। और फिर इसी बीच प्रोसिक्यूटर जू के पास कॉल आता है कि यून की मौत हो गई है। अब प्रेजेंट में ये सब सोचने के बाद प्रोसिक्यूटर जू मेमोरियल से निकल ही रहा होता है कि उसकी मुलाकात हो जाती है डायरेक्टर टाक से। यह टाक बताता है वो अपनी छोटी बहन के लिए यहाँ आया है। दरअसल बहुत ही छोटी उम्र में उसकी मौत हो गई थी। अब दूसरी तरफ जब ली चेहा बिल्डिंग में एंटर करता है, उसके पुराने ऑफिस के सीनियर्स उसकी बुली करते हैं। पहले तो जानबूझकर ली चेहा को धक्का मारते हैं, फिर आरोप लगाते हैं सीनियर्स से पहले प्रोसिक्यूटर बन गया तो उसमें गुरूर आ गया है। अब जो पेपर्स जमीन पर गिरे हैं उसे उठाने में तो ये मदद नहीं करते, लेकिन हाँ अलग अलग तरीके से उसे टॉर्चर करके जरूर चले जाते हैं। बाय द वे ये सब होते हुए प्रोसिक्यूटर जू देखता है, फिर उसके और ली चेहा के बीच लुक एक्सचेंज भी होता है, मगर फिर बिना कुछ कहे ही प्रोसिक्यूटर जू ली चेहा को इग्नोर करके चल देता है।
अब इसके बाद जब जू अपने ऑफिस में पहुंचता है तो देखता है बाहर के टेबल पर सारे खाने पीने की चीजें बिखरे पड़े हैं। तो सॉन्ग कहता है दरअसल सारी रात लीच यहाँ काम किया है ना, इसीलिए टेबल की हालत कुछ ऐसी है। अब अगले कट में फाइल्स को चेक करते हुए प्रोसिक्यूटर जू एक नजर ली चेहा के हाथ पर भी डाल लेता है। कहता है कि एक हफ्ते में ही ली चेहा ने सारे रिपोर्ट्स पढ़ लिए, ये देखकर वो इम्प्रेस्ड है। वैसे रेप वाले केस को लेकर ली चेहा की क्या राय है? ली चेहा कहता है जिस तरह सस्पेक्ट ने रेप करने के बाद भी लड़की को मारा है उस पर मर्डर का भी केस होना चाहिए। इस पे प्रोसिक्यूटर जू कहता है हाँ वो भी कुछ ऐसा ही सोच रहा है, लेकिन उसे दुख तो इस बात का हो रहा है अब तक उसे ऐसी कोई वजह नहीं मिली है जिससे वो ली चेहा को नौकरी पर रखने के लिए मजबूर हो जाए। अब ली चेहा बहुत ही जोश में आकर कहता है वो श्योर होकर कह सकता है ओशोंग अपार्टमेंट में जिस ग्रैनी पार्क की मौत हुई थी उसमें किसी धारदार वेपन का इस्तेमाल नहीं किया गया था। दरअसल यहाँ पर ली चेहा उस केस के बारे में बात कर रहा है जो 7 साल पहले दानियोंग सिटी में घटा था। दरअसल ये 70 साल की बूढ़ी औरत अपार्टमेंट में अकेले रहती थी और उसका शरीर जब मिला वो आधा गल चुका था। अब किलर जिस हथियार से ये खून किया था और ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक शरीर में जो छेद पाए गए हैं उसके थिकनेस में बहुत बड़ा फर्क है। प्रोसिक्यूटर जू जब पूछता है फिर क्या लगता है किलर ने हथियार क्यों बदले और किलर ने असली हथियार अपने पास क्यों रख लिया? क्या वो इस हथियार को अगले क्राइम के लिए यूज करना चाहता था? अब ली चेहा के पास तो इसका कोई जवाब नहीं होता। वहीं प्रोसिक्यूटर जू एक्ट करके बताता है कि दरअसल इस हथियार को तब कैसे यूज किया गया था। फिर कमेंट भी पास करता है कि ली चेहा के पापा ली गिलियोंग ने भी तो मर्डर ऐसे ही हथियार से तो किया था। कहीं ली चेहा ने इस केस में दिलचस्पी इसीलिए तो नहीं दिखाई क्योंकि उसके पापा भी ऐसे ही किसी केस में इन्वॉल्व थे। अभी इनके बीच ये बातें हो ही रही होती है कि ली चेहा का नाम पुकारते हुए बंदा सीधा केबिन में ही घुस आता है। भतीजा कहकर ली चेहा को गले लगाता है और फिर ये कहकर उसे ले जाता है कि बहुत जरूरी बात करनी है। अब जिस तरह वो बदतमीज अंकल यहाँ के चीजों की छानबीन करता है ली चेहा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कहता है कि चलिए बाहर चल के भी बात कर सकते हैं। अब इनके बीच जो भी बातें हो रही है वो प्रोसिक्यूटर जू भी सुन रहा होता है। अंकल आगे कहता है कि ली चेहा एक मर्डरर का बेटा है। ताज्जुब है कि ये जानते हुए भी उसे इन्वेस्टिगेटर का जॉब मिल गया। वैसे क्या ली चेहा भूल रहा है उस जैसे अनाथ को पाल पोष कर बड़ा करने वाला कौन है? ली चेहा हाथ जोड़ कर कहता है वो कुछ भी नहीं भूला और अगर अंकल को पैसों की जरूरत है तो वो देने के लिए तैयार है, बस वो यहाँ ना आए। इस पर अंकल बढ़ता तो है ली चेहा को मारने के लिए। अब एक तरफ जहाँ ये देख कर प्रोसिक्यूटर जो रिएक्ट करता है वहीं अंकल कहते हैं ली चेहा को याद रखना है एक मर्डरर के बेटे को कोई प्यार नहीं कर सकता, इसीलिए जो जितना भी बुरा सुलूक उसके साथ क्यों न करे उसे बर्दाश्त करना होगा। ली चेहा को याद आता है यही डायलॉग प्रोसिक्यूटर जू ने भी उससे कहा था। वे बात ज्यादा आगे बढ़ती इससे पहले ही वहाँ आ जाता है सॉन्ग। तो अंकल तो यहाँ से चले जाते हैं, वहीं अपने आंसुओं को पोंछ कर ली चेहा भी अपने आप को बैलेंस करता है। मीनवाइल डिटेक्टिव उन्हें कॉल करके कहता है अगर उसने एक बार बता दिया कि लेडी ने शराब पिया था तो फिर एविडेंस की क्या जरूरत है। इस बदतमीज आदमी से डील करने के लिए सॉन्ग फोन ली चेहा को थमा देता है। ली चेहा भी बहुत विनम्र भाषा में जब समझाने की कोशिश करता है बंदा ली चेहा को भी गाली बकने लग जाता है। फाइनली इस कॉल को अटेंड करते हुए प्रोसिक्यूटर जू कहता है उसे इस केस में रखा गया है तो उसे एविडेंस देना ही पड़ेगा और इस तरह स्टाफ्स के साथ बदतमीजी करके अगर उसे लगता है उसका काम बन जाएगा तो वो गलतफहमी में है। तो पहले तो उसके असिस्टेंट से माफी मांगे और समझ ले कि कानून फैसला पर्सनल कनेक्शन के बेस पर नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर करता है। अब रात का सीन सीसीटीवी फुटेज को स्टडी करके प्रोसिक्यूटर जू कहता है ये तो ड्रग का मामला दिख रहा है, इसीलिए सॉन्ग से कहता है ब्लड सैंपल लेकर आओ, फोरेंसिक सेंटर भेजना होगा। अब यहाँ पर जब ली चेहा सवाल करता है अगर ब्लड सैंपल्स में ड्रग्स मिल गए ओ जियोन को यहाँ बुला क्यों नहीं भेजते? पूछताछ करेंगे तभी तो कैरोलिन के स्मगलिंग के बारे में पता चलेगा। दरअसल यहाँ पर इन दोनों के बीच उस फर्स्ट केस को लेकर बात हो रही है। अब इस तरह ली चेहा का सवाल जवाब करना प्रोसिक्यूटर जू को पसंद नहीं आता। धमकी देता है कि उसके ज्यादा दिन नहीं है यहाँ, फिर वो इतना केस में इन्वॉल्व क्यों हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे और एक चांस चाहिए। ली चेहा कहता है हाँ ऐसा ही है। तो प्रोसिक्यूटर जू कहता है ठीक है, फिर वो चाहता है कि ली चेहा एक पुराने केस को हैंडल करे। यहाँ पर ली चेहा एक्साइटमेंट में कह तो देता है कि हाँ वो कोई भी केस सॉल्व करने के लिए तैयार है, मगर फिर प्रोसिक्यूटर जू कहना शुरू करता है कि ये क्लोज्ड केस है। ट्रायल का रिजल्ट निकलने से पहले ही सस्पेक्ट ने सुसाइड कर लिया था। सारे सबूत उसी सस्पेक्ट की तरफ इशारा कर रहे थे, मगर कुछ लोग बहुत ही ढीठ होते हैं, अपना गुनाह कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं होते। इस केस में ना ही मर्डरर अपनी गुनाह कबूल करने के लिए तैयार है और ना ही
उसका बेटा। तो अब यहाँ पर साफ पता चल रहा है प्रोसिक्यूटर जो केस ली चेहा को थमा रहा है वो किसी और का नहीं बल्कि वो कांग वुसुंग का मर्डर केस है और सस्पेक्ट है ली चेहा के पापा ली गिलियोंग। अब ये सब सुनने के बाद ली चेहा तो समझ जाता है जिस इंसान का वो इतना रिस्पेक्ट किया करता था उसी के ट्रैप में अब वो पूरी तरह फंस चुका है। तो अब यहाँ पर हमें फिर से पास्ट में ले जाया जाता है, लेकिन प्रोसिक्यूटर जू के पीओवी से बताया जाता है कि कांग वुसुंग बहुत ही नशे में है। ली गिलियोंग उसे घर पर छोड़कर चला जाता है। अब प्रोसिक्यूटर जू इतने नींद में है कि उसे कुछ भी पता नहीं चलता। फिर दरवाजा खोलने और बंद होने की आवाज होती है और अगले ही कट में जू के सामने उसके पापा की बॉडी पड़ी हुई है। जल्दी ही पुलिस शक के आधार पर ली गिलियोंग को गिरफ्तार कर लेती है। अब इसके बाद जू का बस एक ही मकसद रह जाता है, अपने बाप के खूनी का बदला उसके बेटे से लेना। अगर वो इस तरह की जिंदगी जी रहा है तो उसके पापा के कातिल का बेटा खुश कैसे रह सकता है। अब इसी को जिंदगी का मकसद बनाकर खूब पढ़ाई करता है, प्रोसिक्यूटर बनता है और कसम खाता है कि उसके बाप के कातिल के बेटे को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। और फिर अचानक ऑफिस में ही उसकी मुलाकात ली चेहा से भी हो जाती है। अब प्रेजेंट में देखते हैं कहानी में आ गया है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि प्रोसिक्यूटर जू को एहसास हो चुका है हादसे ने सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि ली चेहा को भी तोड़ के रख दिया है। जब ली चेहा कहता है माना कि वो मानता है कि उसके पापा बेगुनाह थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसिक्यूटर जू उसी का सहारा लेकर अपने मकसद को पाने की कोशिश करेगा। आखिर प्रोसिक्यूटर जू बार बार उसके जख्मों को कुरेद क्यों रहे हैं। तो अब खुद को जस्टिफाई करने के लिए प्रोसिक्यूटर जू कहता है वो सच्चाई जानना चाहता है और कुछ नहीं। अब ली चेहा के पापा ने ये खून किया था या नहीं किया था ये तभी पता चलेगा जब सच्चाई तक पहुंच पाएंगे। उसे इस केस को सॉल्व करने के लिए ली चेहा जैसे इंसान की ही जरूरत है। अब जब ली चेहा पूछता है अगर उसके पापा ही कातिल निकले तो प्रोसिक्यूटर जू कहता है फिर ली चेहा के लिए मूव ऑन करना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर ली चेहा तो कुछ नहीं कहता, लेकिन प्रोसिक्यूटर जू का व्यू जरूर चलता है कि ली चेहा को दुखी देखकर उसका दिल भी रो रहा है। इसीलिए अब वो खुद को खुश रखने के लिए ली चेहा को खुश रखना चाहता है, क्योंकि वो एक बात तो समझ गया है वो और ली चेहा एक ही तकलीफ को शेयर करते हैं। अब यहाँ पर जब प्रोसिक्यूटर वू ली चेहा की तरफ हाथ बढ़ाता है, ली चेहा तो डर जाता है, मगर प्रोसिक्यूटर वू उसके आंसू को पोंछकर ये कहकर चला जाता है कि कल ऑफिस में मिलते हैं। अब अगले दिन सुबह का सीन, ली चेहा जब ऑफिस पहुँचता है तो देखता है वही पहला है। पीछे पीछे जब वहाँ प्रोसिक्यूटर जू पहुँचता है तो देखता है ली चेहा ने उसी का थंब कवर पहना हुआ है। तो अब प्रोसिक्यूटर जू अपना वाला ली चेहा से ले लेता है और फिर एक दूसरा वाला ली चेहा को थमा देता है। अगले कट में ली चेहा और प्रोसिक्यूटर जू दोनों ही क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। यहाँ विक्टिम की पत्नी चीख चीख कर कह रही होती है एक बार उसे अपने पति को देखने की इजाजत मिल जाए। यहाँ पर प्रोसिक्यूटर जू ली चेहा को बताता है हादसे के वक्त विक्टिम की पत्नी और बेटा दूसरे रूम में सो रहे थे। जागने के बाद अपने पति को मरा हुआ देखकर घबरा गई और बेटे को लेकर घर से बाहर चली गई। खैर अब घर के अंदर जाने के बाद दोनों ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। गैस की हालत देखकर पता चलता है कुछ तो पक रहा था, लेकिन फिर सवाल ये है कि क्या विक्टिम बिना खाए ही सो गया था, क्योंकि कंडीशन तो यही बता रही है कि उसकी मौत सोते हुए हुई है। अब बॉडी को शिनाख्त करने के बाद जानकारी मिलती है कुछ घाव बहुत हल्के हैं और कुछ घाव बहुत गहरे, मतलब कि मारने वाले में झिझक थी। वही ली चेहा कहता है सोते हुए इसका मर्डर जरूर हुआ है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये तब नशे में सो रहा हो। जब दोनों घर के बाहर आते हैं तो वापस से विक्टिम की पत्नी ली चेहा का हाथ पकड़कर कहती है उसके पति का कातिल ली हेनसेओ है, उसी ने चाकू मार कर उसके पति को मार डाला। अब वापस से ली चेहा बस उस लेडी को घूरता है और फिर चल देता है। इसके बाद छोटे छोटे कट्स में दिखाया जाता है अलग अलग लोगों से पहले विक्टिम को लेकर सवाल किए जाते हैं। पहले ली सानियो यानी कि जिस पे शक जा रहा है उसे लेकर सवाल किए जाते हैं, फिर विक्टिम के वाइफ को लेकर भी सवाल किए जाते हैं। ज्यादातर लोगों का यही कहना होता है कि जहां दूसरे कस्टमर्स अपने चाकुओं को शार्प करने के लिए दुकान आते हैं, वही ली सानियो उन्हें अपने चाकुओं को ब्लंट करने के लिए कहा करता था। मतलब साफ है कि ली सानियो को धारदार चीजों से फोबिया था। अब अगले कट में फोरेंसिक लैब से कॉल आता है और ली चेहा को ये बताया जाता है जिस चाकू से विक्टिम की मौत हुई है तो वो बहुत धारदार, लेकिन उसका ऊपर का हिस्सा ब्लंट है। रही बात विक्टिम के वाइफ की तो उसने बताया कि पति को चाकू से मारा गया है, लेकिन हमें जब लाश मिली थी वो चादर से ओढ़ा हुआ था। तो फिर विक्टिम के पत्नी को कैसे पता चला कि विक्टिम को चाकू मारा गया है। तो प्रोसिक्यूटर जू ये कहता है क्या लीचे ये बताना चाहता है क्या विक्टिम के वाइफ ने ली सानियो से चाकू चुरा कर अपने ही हस्बैंड को मार डाला। लीचे कहता है नहीं, अगर
अगर ऐसा होता तो चाकू को वापस बॉडी में डालना मुश्किल होता। तो अब ली चे एक और गेसिंग करता है। हो सकता है कि कभी कुछ काटते वक्त सानियों के चाकू में विक्टिम का खून लग गया हो और फिर बाद में विक्टिम के पत्नी ने ऐसा एक सिमिलर चाकू बनवा लिया हो। ये सारी बातें इतनी उलझी हुई है कि प्रोसिक्यूटर जू कहता है बिना एविडेंस के ऐसे किसी बात को हम सामने नहीं रख सकते। अब बात करते करते ये दोनों ही एक दुकान पर पहुँचते हैं और दुकानदार से पूछते हैं कि यहाँ पर चाकू के ब्लेड की धार को कम किया जाता है। तो दुकानदार हंसते हुए कहते हैं हाँ, आजकल का ये नया ट्रेंड चला हुआ है क्या? कुछ दिन पहले ही एक लेडी फोटो लेकर आई थी और एक चाकू देकर बोली थी कि फोटो की तरह ही इसके टिप को ब्लंट कर दो। बस फिर क्या, इस दुकान के अंदर की सीसीटीवी फुटेजेस को कलेक्ट किया जाता है और इन फुटेजेस को देखने पर पता चलता है वो कोई और नहीं विक्टिम की वाइफ ही थी। जब ली चेहा पूछता है उस लेडी के नाम पर वारंट निकाले, प्रोसिक्यूटर जू कहता है नहीं, एक बार फिर क्राइम सीन पर चलेंगे फिर कोई फैसला लेंगे। अभी ये बातें हो ही रही थी कि इनमें से एक क्लिप में प्रोसिक्यूटर जू पॉइंट आउट करते हैं ये तो किम है ना, बंदा जिसकी लाश इस सीरीज के पहले पहल में मिली थी। अभी प्रोसिक्यूटर जू कहता ही है कि फिर तो देखना पड़ेगा इनका कोई रिलेशन तो नहीं है कि अचानक उसी रूम में एंटर करता है सॉन्ग। इन दोनों को इतनी रात तक काम करते देखकर पहले तो सॉन्ग सरप्राइज्ड होता है, फिर ली चेहा की तरफ दौड़ते हुए कहता है अच्छा हुआ, चलो अब साथ घर चलेंगे। तो प्रोसिक्यूटर जू कहता है नहीं, उसे भूख लगी है इसीलिए सॉन्ग घर चला जाए। वो ली चेहा के साथ काम करते करते खाना भी खाएंगे और फिर घर जाएंगे। फिर सॉन्ग के वहाँ से चले जाने के बाद प्रोसिक्यूटर जू ली चेहा से कहता है किसी पर यकीन नहीं करना है और काम के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। इधर रेस्टोरेंट का सीन, बार बार धक्का लगने की वजह से ली चेहा के पैर प्रोसिक्यूटर जू को टच करता है और बार बार ली चेहा खुद को संभालता भी है। प्रोसिक्यूटर जू टोकते हुए कहते हैं बार बार रिएक्ट मत करो, ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा है। बाय द वे, जब डिनर करने की बारी आती है तो सबसे पहले प्रोसिक्यूटर जू ली चेहा को सोजू ड्रिंक करने के लिए कहता है। चेहा कहता तो है कुछ खा ले फिर, लेकिन प्रोसिक्यूटर जू सुनने से रहा। अब वहाँ पर ये कर्सी मानी जाती है, सीनियर कहे तो जूनियर को पीना ही पड़ेगा। अभी ये एक बार नहीं बार बार होता रहता है जब तक मजबूर होकर ली चेहा कह नहीं देता कि नहीं, मुझसे और नहीं पिया जाएगा। प्रोसिक्यूटर जू कहता है वो रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर कर रहा है, पीना तो पड़ेगा। और फाइनली जहाँ पर ली चेहा से ढंग से बात भी नहीं किया जाता तब प्रोसिक्यूटर जू अपने सवाल शुरू करता है तुम्हारी मम्मी की मौत कब हुई? अब पहले तो ली चेहा ये आरोप लगाता है कि वो अनाथ है। ये प्रोसिक्यूटर जू को कैसे पता चला? उन्होंने ली चेहा के पीछे जासूस तो नहीं लगवाए। फिर नशे में बोलता जाता है कि उसके अंकल ने ही उसे पाल पोष कर बड़ा किया है। अगर अत्याचारों से बचने के लिए उसने फिर पुलिस ज्वाइन कर ली, रहने के लिए रूम मिला और पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप। मगर फिर ये कहते कहते ली चेहा इतना वेस्ट हो जाता है कि कहता है बस अब और नहीं, उसे घर जाना है। अब जब फिर से प्रोसिक्यूटर जू ली चेहा को धर दबोचता है तो ली चेहा कहता है अब जाने दो वरना फिर से डांट पड़ जाएगी अगर कल सुबह लेट ऑफिस आया तो। प्रोसिक्यूटर जू कहता है डांटने वाला भी तो वही है। बाय द वे, अगले कट में प्रोसिक्यूटर जू ली चेहा को अपने घर लेकर आता है। अब जब ली चेहा प्रोसिक्यूटर जू को किस करता है, प्रोसिक्यूटर जू बहुत ही सीरियसली ली चेहा से कहता है याद रखना शुरू तुमने किया है। अब जब दोनों के बीच बात आगे बढ़ती है तो ली चेहा के घूर कर देखने पर प्रोसिक्यूटर जू अपने हाथों से ली चेहा के आंखों को ढक देता है। ओवरऑल ये जो भी हो रहा है इसमें प्रोसिक्यूटर जू को ज्यादा डोमिनेट करते देखते हैं। इवन के एक पॉइंट पर प्रोसिक्यूटर जू ये भी कहता है कि वो नहीं चाहता ली चेहा पीछे मुड़कर उसे देखे और फिर इन दोनों को इंटीमेट होते दिखाकर ये सीन यहीं पर कट कर दिया जाता है। वेलकम बैक। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया है। जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय।